अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो रोज़ बरोज़ का एक बढ़ता हुआ माशी दबाव है और उसके साथ साथ हुकूमत ने जो फ़ैसला साजी करनी है और फिर जो इस वक्त इमरान खान साहब का प्रेशर है जहां पर वो आए रोज़ जलसे कर रहे हैं। कल उन्होंने सियालकोट में जलसा किया, आज वो फैसलाबाद में जलसा कर रहे हैं और इसी तरह एक स्केड्यूल तय है उनका और 20 मई तक, जिसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद के लिए एक फ़ाइनल डे की कॉल देनी है और उसके लिए कह लीजिए कि ये तमाम तर जो प्रैक्टिस है, ये वार्म अप मैचेस हैं, ये तमाम तर खेले जा रहे हैं ताकि एक मोमेंटम बिल्टअप किया जाए और फिर बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद लाए जाएं। मुतालबा उनका एक है और अगर वो उस मुतालबे तक रहें तो बात सही है और वो है अर्ली इलेक्शंस का, क्योंकि हुकूमत अब ख़ुद भी सोच रही है, नून लीग अब ख़ुद भी सोच रही है कि या तो मुश्किल माशी फ़ैसले लिए जाएं जिनका दबाव अवाम पर बढ़ेगा, जिनका प्रेशर अवाम पर आएगा और फिर अपनी मुद्दत मुकम्मल की जाए और वक्त पर इलेक्शंस कराए जाएँ। दूसरा तरीक़ाकार ये है जिस पर गौर हो रहा है और एक सीनियर सहाफ़ी की आज की खबर भी है कि अगला हफ्ता अहम है, या तो मुश्किल फ़ैसले लिए जाएंगे या असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में भी एक इंतहाई अहम मुश्किल ये है कि केयर टेकर सेटअप इतनी बिगड़ी हुई माशी सूरत हाल को किस तरह से संभालेगा, कौन है जो इसको टेकअप करने के लिए तैयार होगा या फ़ैसले लेने की पोजीशन में होगा। यकीनन उस पर भी हमारे पास कोई ख़ास जवाब नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का मामला अपनी जगह पर है कि उनकी तैयारी किस हद तक है और वो किस तरह से इलेक्शन करवाते हैं। फिर कुछ मौशी माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इलेक्शन इस वक्त पे फाइनेंशियली भी एक बड़ा बोझ है, जो उसकी कॉस्ट को बेयर करना है वो भी एक बड़ा बोझ है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इलेक्शंस के लिए देखनी है। लेकिन दूसरी जानिब खान साहब के जो बयानात हैं वो सख्त होते जा रहे हैं, तलखी बढ़ती जा रही है और कल उन्होंने एक नई बात की और वो बातें इंटरलिंक्ड होती हैं, फिर मज़ीद उनकी वजाहत कर देते हैं। कल जो उन्होंने वाज़े तौर पर बात कह दी वो ये थी कि एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया है, उनकी जान को ख़तरा है और उसे महफूज जगह पर रख दिया है और अगर उनकी जान जाती है खुदा न खास्ता तो फिर ये वीडियो जो है इसको मंजर आम पर लाया जाएगा। कौन लाएगा, किस तरह से लाएगा वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने फिर साजिश करने वालों के नाम वाज़े तौर पर ले लिए हैं। इससे पहले वो ये वाज़े कर चुके हैं कि वो न्यूट्रल किसे कहते हैं, पहले वो ये वाज़े नहीं करते थे। मुसलसल वो बदल रहे हैं अपने बयानात, जिस तरह से वो अपने दौरे हुकूमत में अपनी तमाम तर चीज़ों को बदलते रहे, इसी तरह अब अपने बयानात बदल रहे हैं। एक के कभी फ़ौज के साथ बुरे ताल्लुकात नहीं थे, हो ही नहीं सकते, शरीफ ख़ानदान के या भुट्टो ख़ानदान के होते थे तो मामलात ख़राब होते थे, फिर कहना कि दो बातों पर इख्तलाफात थे, फिर उन दो बातों की वजाहत करना, तो चीज़ें वो बदल रहे हैं। फिर वो इसको गैर मुल्की साजिश से शुरू हुए, फिर आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जंग बनाया, अब वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन ले रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें वो कर रहे हैं और यकीनन वो एक ख़तरनाक हद तक इस सारे मामले में जा रहे हैं। और फिर कल सियालकोट के मनाजिर और किसी भी वक्त कोई एक तसादुम की सूरत हाल बन सकती है। अदम बर्दाश्त का आलम कल रात भी हमने देखा, दोनों तरफ से उसका मुजाहरा। एक तरफ नूर आलम खान साहब छाए हुए थे जो कह रहे थे कि उन पर हमला हो रहा है, उसकी तरदीद की गई। दूसरी जानिब सिंध में हलीम आदिल शेख साहब का मानना था कि उनके घर पर पुलिस ने रेड किया हुआ। ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं जो कि मुल्क के लिए, मुल्क की सियासत के लिए अच्छी नहीं है। थोड़ी सी बात इन पर करके इनका अंजाम क्या होगा और ये इतनी जो बिगड़ गई सूरत हाल है, इसके थमने के क्या रास्ते हो सकते हैं, मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ताहिर मलिक साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान आबिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए पहले ज़रा बात कर लेते हैं इस वक्त जो हुकूमत है उसकी। खान साहब के तो जलसे मुसलसल चल रहे हैं। एक तो जो स्टे था बरतानिया में वो तवील हो गया, मुशावरत के एक के बाद दूसरा दौर हुआ। नून लीग कोई मुश्किल फ़ैसले ख़ुद लेना नहीं चाह रही। जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने कहा कि ठीक है हम इमरान खान को घर भेजने में साथ थे, लेकिन अब तो नून लीग हुकूमत कर रही है, ये उनका फ़ैसला है। फिर इंतखाबात आया ऑप्शन हैं, क्योंकि केपी असम्बली, सिंध असम्बली अपनी जगह पर मौजूद है, तो क्या सिर्फ वफाक के इंतखाबात होंगे? पंजाब की सूरत हाल पर क्वेश्चन, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आप क्या समझते हैं कि बंद गली में हम दाखिल हो चुके हैं या सियासी तौर पर इसका कोई हल ये 11 जमातें जो इकट्ठी होकर हुकूमत में आई थी ये निकाल सकती हैं? इमरान खान के मुतालबे पर हम बाद में बात करेंगे। अरसलान साहब, मुझे तो अब ये लगता है कि जिसने भी इमरान खान की हुकूमत को निकालने का स्क्रिप्ट तैयार किया था, लगता है कि उनका टारगेट इमरान खान से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून थी। यानी अब आप अंदाज़ा लगाइए 13-14 जमातों का ये कोलिशन गवर्नमेंट है
और सारा बोझ इस वक्त PMLN के कंधों पर आ गया है और सब इत्तेहादी जमातें जो है इस वक्त खामोश हैं और सब PMLN की तरफ देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की तरफ। और हालत ये है कि एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ लंदन से सुन सकता है और लंदन के हुक्म पे चल सकता है, और एक डिफेक्टो आपका फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल जो सिर्फ इसाक डार के कहने पे मूव कर सकता है। ये इस वक्त सिचुएशन है। पंजाब में तो कैबिनेट ही नहीं बन सकी अभी तक और कैबिनेट हलफ ही नहीं उठा सकी और अगले 15 दिन भी उसके कोई चांसेस हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो एक सतह के ऊपर पैरालाइज्ड हो चुकी है। अब उसको समझ नहीं आ रही, वो चाहती है कि सारी इत्तेहादी जमातें आए और मिलकर फैसला करें। और कल मैंने शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुना कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो बैठ के माशी फैसले करे पड़े। तो भाई ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मैंडेट तो नहीं है, ये तो हुकूमत का मैंडेट है। हुकूमत को कड़वे फैसले करने हैं, हुकूमत को बड़े फैसले करने हैं। और अगर ये सिचुएशन आपको पहले से पता थी तो वो कहते हैं कि आप पंगा क्यों लिया था जब खाकान अब्बासी साहब आपको कह रहे थे कि जनाब हमें डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए। इमरान खान असेंबलियां तोड़ चुके थे, असेंबली दे चुके थे, इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, तो सारा बोझ जो इमरान खान पे गिरना था वो अब इस वक्त PMLN ने उठा लिया है और उनको समझ नहीं आ रही कि इस मामले को सारे को कैसे टैकल किया जाए। और मसला ये है, अगर ये तो सलमान आबिद साहब वो तो ये तो आखिरी मिनट तक भी जो अब चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं उसमें भी जो पैगाम रसानी हुई थी वो ये हुई थी ना कि खान साहब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीछे हट जाएं, खान साहब असेंबलियां तोड़ते हैं, तो द ऑप्शन वाज स्टिल ऑन द टेबल। लेकिन और ऐसा तो नहीं है कि जो इतनी दफ़ा इक़्तिदार में रह चुके सलमान आबिद साहब वो मौशी सूरत हाल से इतने नावाकिफ थे कि उन्हें नहीं पता था कि कितनी बुरी है। अब वो कह रहे हैं कि लैंडमाइंस बिछा के गए हैं खान साहब हमारे लिए। अब आप मुझे बता देना, अगर वो इतने तजर्बाकार थे, इतनी उनको जीरक थे, इतना उनको इदराक था, इतना फहमो फरासत था, तो उनको नजर नहीं आ रहा था कि मुल्क की मईशत जो है जो इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दी है, हम आके इसको कैसे संभालेंगे एक शॉर्ट पीरियड के अंदर। ये इदराक तो PMLN नहीं कर सकी ना, अभी तक तो हमें समझ नहीं आया। और नहीं तो ये क्या सियासत सिर्फ बुक्स पे चल रही थी, रियलिटी से दूर होके बस खान साहब को गिराना है, ये सियासत चल रही थी? वक्त एजेंडा नंबर 1 ये था कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाए, और इमरान खान की हुकूमत का जब खात्मा हो जाएगा तो हम आके फिर एक मुल्क को चला लेंगे। पहले कहा गया सऊदी अरब $5 अरब दे रहा है, फिर कहा IMF हमें बेल आउट पैकेज देगा, फला पैसे देगा। वो भाई इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर जहां हुकूमत का पता नहीं है कि आज होगी कल होगी, कोई आलमी मालियाती इदारे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जो पहले फैसले हुए हैं उस पर जाके अमल करें। अब वो ये अमल करते वक्त इस वक्त हिचकिचाहट का मुजाहरा चल रहा है। और जो बात आपने अपने इंट्रो में की है कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की है कि जी अगर ये सारे बड़े फैसले करने तो सिर्फ PMLN नहीं करेगी, सारे कोलिशन पार्टनर मिलकर करेंगे, अकेला मुस्लिम लीग नून बोझ नहीं पाएगी। और आज अंसार अब्बासी की जो स्टोरी है कि या तो ये बड़े फैसले करें, मुश्किल फैसले करें और अपने आप को ज्यादा मुश्किल में ले जाए और आवाम पे बोझ डाल दे, या फिर आप एक नए रास्ता इंतखाब का इख्तियार करें जो इमरान खान का मुतालबा है, जो इस वक्त हमें पॉपुलर। बट सलमान साहब इवन दैट ऑप्शन इज नॉट डूएबल ना। अब कौन इस वक्त आप रहमो करम पर 3 महीने 4 महीने के लिए छोड़ सकते हैं कि केयर टेकर सेटअप आए जो महदूद पावर्स के साथ हो, वो किस तरह से इस मैशत को चलाएगा? मुल्क दिवालिया हो जाएगा। किसने अरसलान साहब फिर किसने कहा था ये स्क्रिप्ट लिखा जाए कि इमरान खान को जो है ना निकाला जाए? किसने तजवीज दी थी कि ये ऐसी पॉलिटिकल एडवेंचर किया जाए, एक सियासी मुहिम जोई की जाए जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जिसको आप एक एडवेंचर के तौर पे ले रहे थे और समझ रहे थे कि इमरान खान को निकालने के बाद इनकलाब आ जाएगा? आपके ख्याल में ये सब चीजें जिसने लिखी थी स्क्रिप्टें, देखिए ना आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने हुकूमत गिराई है। भाई सबको पता है कि हुकूमत कैसे गिरती है पाकिस्तान के अंदर। तो जो स्क्रिप्ट जिसने लिखा, जिसने निकाला, चाहे वो बाहर की कुव्वतें हैं, चाहे पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें हैं, चाहे ताकतवर तबकात है, आपको अंदाजा नहीं था कि जनाब ये जो मईशत है जो इस वक्त एक जिसे कहते हैं वेंटिलेटर पर खड़ी है, अगर हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एडवेंचर करेंगे तो ये वेंटिलेटर से और नीचे चली जाएगी। तो ये तो आप प्राइस पे करें ना वो लोग जिन्हें बड़ा शौक था उस वक्त हुकूमत को गिराने का और खुद हीरो बनने का। अब जब हीरो बनने का मौका आया है तो बार बार वो फौज की तरफ देख रहे हैं कि जी फौज फैसले कर ले। सर इस वक्त तो बजाय ये लग रहा है कि तमाम तर इदारे, तमाम तर सियासी जमातें, इनमें कोई हीरो नहीं है, सब जीरो बने हुए बजाय माजत के साथ नजर आ रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब की जाने में बढ़ूंगा। गुल साहब, ये क्या है अब? क्या मतलब इतनी बुरी सूरत हाल, इस हद तक की सूरत हाल जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है? मतलब हमेशा तो बात होती है ऑप्शंस पे, अभी अगर कल ये सर जोड़कर बैठेंगे भी जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हैं और ये बात करेंगे भी कि जी छोड़ते हैं हुकूमत, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, वो भी रास्ता नहीं है गुल साहब मेरी नज़र में। क्योंकि अर्ली इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, अगर केयर टेकर सेटअप आ भी जाता है जैसे तैसे का भी, फिर इलेक्शंस के नताइज कौन मानेगा? अपनी मर्जी के मुताबिक तो हर कोई मानता है यहाँ, जिसकी मर्जी के नताइज नहीं आते वो मानने को तैयार नहीं है। और खान साहब ने तो अब वो जिसको बहुत सारे लोग नाकिदीन उनके फाशिस्ट अप्रोच कह रहे हैं, वो कि सभी एक दूसरे को कह रहे हैं, वो फाशिज्म की डेफिनेशन में सबसे पहले ये है कि सबसे बरतर हम हैं और हुक्मरानी सिर्फ हमारा हक है। खान साहब भी यही कहते हैं, दूसरे किसी बंदे का इस मुल्क में राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असलाम साहब। काश के ये सारे लोग जितना अभी बयानिए अपोजिशन के या फिर हुकूमत के या तमाम मुश्तरका जमातों के आ रहे हैं, काश के ये मुल्क की गुर्बत मिटाने के लिए, कोई मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए, कोई मसला कश्मीर को हल करने के लिए, कोई बेरोज़गारी को और पावर्टी एलिवेशन को बेहतर करने के लिए अगर ये सर जोड़ के बैठते। लेकिन साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये मफादात की सियासत है। ये हकीकत है कि इमरान खान साहब जिस दिन हुकूमत छोड़ के गए उस दिन डॉलर जो था वो 191 पे ओपन मार्केट में पहुंच चुका था। और दूसरी बात यह है कि जाहिर है जो वो लोग पहले बोलते रहे, वो कहते रहे कि जी 70 साल का गंद है, वो 5 साल में थोड़ी सी साफ हो सकता है, तो अभी तो 1 महीना हुआ है, यही बात ये लोग कह रहे हैं। मसला ये है कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम का सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। जो सलमान साहब ने बात की, मैं उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखें, जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। बयान ये है कि पहले इमरान खान साहब जो है वो 32% वोट्स के साथ जो है वो हुकूमत कर रहे थे और 68% वाले जो थे वो अपोजिशन में बैठे हुए थे। अब ये हकीकत है कि इमरान खान साहब अगर अपने इस बयानिए के साथ जाएंगे, जो कि यकीनन सोशल मीडिया का बयानिया है और जो बहुत सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, इससे हमें बेडेजल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारी आंखों को चकाचौंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वोट की सियासत आती है, हल्का बंदियों की सियासत आती है, तो हमें याद है कि 4 महीने पहले जब पीटीआई के कारकुनान और उनके जो अहम तरीन ओहदेदारान थे, जब वो हल्कों में जा रहे थे, तो कई दफा पुलिस ने उनको रेस्क्यू करके बचाया, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और मुल्की सूरत हाल से बहुत ज्यादा जो है आवाजार थे। अब जो स्क्रिप्ट की बात करते हैं, अगर जब स्क्रिप्ट की राइटिंग है तो फिर देखें कई दफा मुतअद्दिद दफा अपोजिशन से जो है वादे वईद किए गए, लेकिन वो वादे वईद पूरे नहीं हुए। अपोजिशन को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आई, उसके अंदर एक जो बयानिया था वो जैसे शाहिद खान साहब ने कहा, और वो भी था कि जी पूरा टाइम मुद्दत पूरा करने दिया जाए, लेकिन उसमें यह था, उनको फियर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अहम तकर्री जो है वो खान साहब के दौरे हुकूमत में हो जाए और उसके बाद जो है अगले आने वाले 5 साल जो है वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए उनको ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। ये बात जरूर है कि किल्ली खुल गई है सबकी, चाहे वो माजी के हुक्मरानों की है या मौजूदा हुक्मरानों की, कि जो बड़े बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे, असद उमर साहब जैसे मईशत दान कोई पैदा नहीं हुए थे और अभी मिफ्ता इस्माइल जैसे कोई पैदा नहीं हुए, तो नजर ये आ रहा है कि सबके पास कोई इसका इलाज नहीं है। लेकिन मुल्क को बंद गली में इसलिए धकेला जा रहा है, जो अरब दुनिया ने आपसे वादा किया, जो आपको IMF ने वादा किया, वादा बिल्कुल किया था। और ये मैं आपको असलाम भाई बड़ा वाज़े बता रहा हूं कि मुझे खुद हॉर्सेस माउथ से पता है, तकरीबन $8 बिलियन का वादा था। लेकिन पीछे जब अमेरिका बहादुर ने जो है वो रोक लिया, आपको याद होगा, इसी तरह से $1 बिलियन जो रियाल था उसका भी वादा किया गया था कि हम अफगानिस्तान को देंगे, लेकिन फिर वो नहीं दे सके इस वजह से क्योंकि पीछे से जो है इजाजत नहीं मिली। इसलिए अब जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसी बंद गली में लाया जा रहा है जहां पाकिस्तान के जो असासाजात हैं, जो ऐसे मामलात हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान से कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर साहब लाने का जिम्मेदार कौन है? सर सवाल तो ये है ना, यहाँ पर बंद गली की तो बात अब ऑब्वियस हो गया, लेकिन किसको जिम्मेदार ठहराऊं मैं? कौन लेके आया मैं इस बंद गली में जहाँ पर हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है और ताबे हैं हम अब बाहर के इदारों के भी, और दूसरी तरफ बयानिया हम गुलामी से आज़ादी का भी बेच रहे हैं।
देखिए, गुलामी से जो आज़ादी वाला जो है वो तो अपने दौरे हुकूमत में इंसान को करना चाहिए था ना जी, लेकिन हमने तो देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ईरान बंद गली में कौन लाया गुल साहब, बस ये बता दे, मैं आगे बढ़ूंगा। बंद गली में कौन लाया, हम सब उसमें शामिल हैं जी। इसके अंदर इदारे भी शामिल हैं, इसके अंदर हुकूमत भी शामिल है, इसके अंदर ऑपोजिशन भी शामिल है, इसमें तमाम सियासी धड़े जो है वो शामिल हैं, इसमें सहाफत भी शामिल है, इसमें रियासत भी शामिल है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े So we as a nation are to be blamed. We as a nation are to be blamed. लेकिन ठीक है, मैं ताहिर मलिक साहब की जानिब से एक मैं गुजारिश करता हूँ। अभी मेरे 4 दिन पहले एक गैर मुल्की सफीर के साथ खाना था, जो कि हमारे बहुत करीबी थे एक वक्त में। उन्होंने मुझे ये बोला कि जनाब, जब 65 में कौम आपकी एक थी तो आपने बड़े से बड़े दुश्मन को जो है वो ठिकाने लगा दिया, लेकिन जब 71 के अंदर आपकी अफवाज के खिलाफ जो है नफरतों के बीज बोए गए तो नतीजा ये हुआ कि आपका मुल्क टूट गया। आप भुट्टो को जिम्मेदार ठहरा दें या किसी उस वक्त के सियासतदान को जिम्मेदार ठहरा दें, याहिया को ठहरा दें या मुजीब को ठहरा दें, लेकिन मुल्क तो टूट गया। तो साथ उन्होंने ये कहा कि गुल साहब, आज आपका मुल्क उसी दोराहे पे खड़ा है जहां आपके अपने ही मुहाफिजों को, आपके अपने ही मुल्क में आपके अपने ही लोग जो है वो उसकी हर्जत सराई कर रहे हैं। ताहिर मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? पहले ज़रा हुकूमत पर राय दे दें, मैं फिर आप तीनों मेहमानों से इमरान खान साहब का जो इस वक्त एक लीथल किस्म का नैरेटिव है मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन ये हुकूमत क्या बिल्कुल ना जाने में फंस गई इस सारे मामले में, या इन्होंने दीवार के पीछे देखने की जहमत ही नहीं की? उस वक्त सिर्फ यही था कि कुछ भी हो जाए बस इमरान खान को चलता करो, और अब बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये हम कहाँ फंस गए हैं, अब हमने इसको कैसे चलाना है? देखिए, बड़ी अच्छी मैंने गुफ्तगू दोनों भाइयों की सुनी है, तो एक फिक्रा ज़हन में आया कि आप कहते हैं कि इस बंद गली में कौन लाया और कौन फंस गया। तो जो मेरे और आपके लिए बंद गली है वो इन सियासतदानों के लिए इक़्तिदार की प्रेम गली है। तो ये जो सियासतदान है हमारे, आज हुकूमत और कल अपोजिशन, इनका मकसद इक़्तिदार का असूल है, और इक़्तिदार के असूल के लिए ये किसी तरह के भी पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस, किसी तरह के भी असूल पे समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब लोग जो हैं, जो एस्पायरेशंस हैं आवाम की, लोग माशी इस्लाहात चाहते हैं, लोग सियासी इस्लाहात चाहते हैं, लोग एक वाइब्रेंट, डायनामिक और आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, लोग और तालीमी निज़ाम एक ऐसा चाहते हैं, इंसाफ पर मबनी माशरा चाहते हैं। उसके लिए इन सियासी जमातों पर के पास कोई ऐसा वाज़े प्रोग्राम नहीं। अब इक़्तिदार कैसे हासिल करना है, छुप के मुक़्तदर कुव्वतों के जरिए हासिल करना है, इस पे इनका इत्तफाक है। मईशत IMF के हवाले करनी है, इस पे इनका इत्तफाक है। PTV को प्रोपेगेंडा के जरिए चलाना है, इस पे इनका इत्तफाक है। जो भी अपोजिशन लीडर होगा उसके ना जलसा दिखाया जाएगा, ना ही उसकी लाइव उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाएगी। इस तरह मैं आपको 10 चीजें गिनवा सकता हूँ। तो इनका कोई इख्तिलाफ नहीं सिवाय इसके कि इक़्तिदार की बारी में इक़्तिदार के महल के बाहर ये पहरेदार बनना चाहते हैं। अब अवाम को, नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आज़ादी के ख्वाब दिखाए जाते हैं, तब्दीली का ख्वाब दिखाए जाते हैं, और सिविलियन बालादस्ती की बात की जाती है, वोट को इज्जत दो की बात की जाती है, लेकिन इनका कोई डिवाइड हमारी लीड में और सियासी जमातों में है ही नहीं। आप ये देख सकते हैं कि जो पॉलिसीज हैं, कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं। तोशा खाने का केस आया तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने पिछली सारी डिटेल्स पब्लिक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उन्होंने कहा कि कौमी सलामती का मसला है, कौमी मुफाद में नहीं। और नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब शहरियों ने, सहाफियों ने ये पूछा कि तफसीलात बताई जाएं कि कौन से तहफ़ किस मालियत पे लिए गए, कोई तफसीलात नहीं बताई गई। इमरान खान साहब की काबीना का भी आखिरी फैसला ये था कि हर फेडरल सेक्रेटरी को 2-2 प्लाट दिए जाएं करोड़ों रुपए मालियत के, और नवाज शरीफ साहब की काबीना के भी यही फैसले। क्या तब्दीली आई है? आज भी सरकारी करोड़ों रुपए के प्लाट बंडर बांट होती है, आज भी कर्जे सियासी दबाव पे दिए जाते हैं, आज भी कर्जे सियासी मुफादात पे माफ किए जाते हैं, आज भी बड़े ओहदों पे तैनातियां जो हैं वो लॉयल्टी की बेसिस पे, पसंद नापसंद की बेसिस पे किए जाते हैं, मेरिट पे नहीं। इस निज़ाम में मेहनत कश के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए कोई स्पेस किसी पार्टी की है ही नहीं। एक भाई होगा
वो इस गवर्नमेंट में होगा, दूसरा भाई होगा वो पिछली गवर्नमेंट में रहा होगा, शाम को खाने पे दोनों इकट्ठे होते हैं। तो ये मलिक साहब सिर्फ अल्फाज का गोरखधंधा है, चेहरों की तब्दीली है, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप ये भूल जाएंगे इस वक्त किस पार्टी की हुकूमत है, और ये भूल जाएंगे इस वक्त कौन सी पार्टी अपोजिशन में। हुकूमत के बयानात आज वही हैं जो इमरान साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब की पार्टी उनके ऊपर कि दुनिया में महंगाई हो रही है, कोई महंगाई। अपोजिशन के जो बयानात थे वो इमरान खान साहब ने जहेज में अपने से ले लिए। उनकी अब आई साइड भी ठीक हो गई है, उनके पीटीआई के में उनको महंगाई नजर भी आने लग पड़ी है, उनको पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती नजर आ रही है, उनको डॉलर की कीमत भी। तो ये इस हुकूमत की में आने के बाद एक तरह के बयानात होते हैं और अपोजिशन में आने के बाद एक तरह के। अगर कल इमरान खान साहब आ जाए तो वो ही बयानात अपना लेंगे जो बयानात आज शहबाज शरीफ के। तो इसलिए अवाम को ये चाहिए कि एनालिसिस आपने आखिरी बात दी है, ऐसे बड़ी तवील हमने बहस कर दी थी कि ये हुकूमत वो हुकूमत। जी आपने बता एक कमेंट कर वन लाइनर कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने 126 दिन इंतखाबी इस्लाहत की बात की। अब वो कहते हैं जल्द इंतखाबात हो। भाई गंदे पानी को उससे बार बार आप साफ पानी कैसे कशीद करेंगे? अगर बगैर इंतखाबी इस्लाहत के खरबों रुपए अरबों रुपए के इंतखाबात होंगे तो यही नतीजा बरामद होगा। सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ऐसा नहीं है कि खान साहब ने अचानक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया और इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या हर जलसे में वो एक बात, वैसे तो उनकी तकारीर वही हैं जो पता नहीं अरसा दराज से हम सुनते आ रहे हैं, बट अच्छी चीज़ ये हुई है कि जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं तो हर जलसे में एक नई बात वो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कल ये वीडियो वाली कर दी, उससे पहले कुछ और, या मज़ीद तशरीह किसी बात की। अब लगता है ये प्री प्लान्ड है टू बिल्ट अप द प्रेशर, और कहीं से कुछ लोग ये मुझे खबरें दे रहे हैं जो कि यकीनन कंफर्म नहीं है कि शायद जिनको वो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं उनको वो प्रेशर में करते भी जा रहे हैं। कितना लीथल है ये बयानियाँ, ये उनके लिए या प्रेशराइज करने के लिए तो है, पर ये अवाम के सेंटिमेंट्स को किस तरफ लीड करेगा, दैट कैन बी वेरी डेंजरस। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर उनको निकाला गया तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो, और इमरान खान जब हुकूमत में थे तो लोगों का ख्याल ये था कि वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर। आज कोई इमरान खान की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनका नैरेटिव जो है जिसे कहते हैं धुआंधार तरीके से बिक रहा है, और उन्होंने सही तरीके से कीमत को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी। कल हमारे एक बड़े मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर नजम सेठी साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब इस वक्त जो फौज है उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ गया है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं, और फौज के अंदर जो डिवीजन हुई है उसके अंदर ये बात चल रही है कि जनाब इस मसले का सारा हल जो है वो नए इंतखाबात है। अगर ये नजम सेठी की बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है इमरान खान तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हुए, क्योंकि नए इलेक्शन जरदारी ने तो नहीं कराने थे। पहले भी मैंने ये बात की थी कि बात नए इलेक्शन पे तो खत्म ही नहीं होती, बात तो खत्म यहाँ पे होती है कि खान साहब को इख्तियार दे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे कि ये इलेक्शन ठीक थे, फिर क्या करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि पहली बात जो इमरान खान का इस वक्त डिमांड है मैं उसकी बात कर, यानी अब आप देखिए, आपने कहा कि पीएमएलएन के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, नजम सेठी साहब भी बात कर रहे हैं, अभी ट्वीट आया है तलत हुसैन साहब का जो माशाल्लाह सबसे बड़े चैंपियन थे पीएमएलएन के, आज वो भी कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब फैसला कर रहे हैं कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो इसका मतलब है कि जो डिमांड था इमरान खान का वो तो हो गया, अब वो काफी हद तक हमें नजर भी आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इलेक्शन जो है वो अभी ताहिर मलिक साहब ने कहा जी कि इंतखाबी इस्लाहात, आपको याद है एक जमाने में नारा लगता था पहले इंतखाब फिर इंतखाब, अब अगर आप लगाना चाहते हैं नारा जरदारी साहब पहले इस्लाहात और फिर इंतखाब, ये पिछले 70 साल से इस्लाहात ही तो चल रही है पाकिस्तान में, और हो क्या रहा है मुझे बताइए, और कौन सी इस्लाहात लाना चाहते हैं?
कभी आप 35 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से, कभी अदालती कमीशन बनता है, उसकी 42 रिकमेंडेशन आती हैं, वो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। इलेक्शन कमीशन जाके सुप्रीम कोर्ट में कह देता है हम 3 माह में इलेक्शन कराने की पाबंदी नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है। अच्छा, वो इसके बाद अब आप मुझे बताइए, ये तो पाकिस्तान की रिवायत है ना, अगर छोड़ दें इमरान खान को 2018 का इलेक्शन उन्होंने जीता है ना, उससे पहले भी, और 2013 का, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी नताइज को मानने की कोई तारीख तो नहीं है। इसलिए ये कह देना कि जी 2023 का जो इलेक्शन होगा या 22 में जाके इलेक्शन होगा तो उसका नतीजा कोई मान लेगा, कोई नहीं मानेगा। आप देख लीजिएगा जो पार्टी। ठीक है सलमान आबिद साहब, वक्त महदूद है, जरा मैं दोनों मेहमानों की बाकी की भी राय लूं। गुल साहब, आपकी क्या राय है? सर, ये मतलब हर कोई जो इक़्तिदार, पहले तो बाकी चीज़ें थी, इल्ज़ामात तब भी लगते थे, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला नवाज शरीफ गए तो बरतानिया बैठ के नाम ले लेकर बुलाते रहे। एक इदारा जो मुल्क के दिफा का ज़ामिन है, ऊंच नीच 19-20 की कोई बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन हर कोई उंगलियां उस पर उठाना शुरू करे। कब तक पेशेंस रखे फ़ौज भी? और चाहते क्या हैं ये तमाम तर सियासी कायदीन? कभी एक ईंट से ईंट बजाने की बात करता है, कभी कोई क्या बात करता है। अब ये अच्छे ताल्लुकात वाले भी आज ये बात करने लगे कि कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? देखिए, 17 अक्टूबर 2020 के बाद जो बयानिया था गुजरांवाला पीडीएम के जलसे के बाद, वो तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था और उसको जाहिर है पीडीएम को उससे फ़ायदा हुआ। और मेरी इतलात ये हैं कि वहाँ लंदन में जो मामला तय हुए हैं उसके अंदर यही कहा गया है कि गुड कॉप और बैड कॉप वाला जो तरीका पहले चलता रहा था, यानी कि एक आदमी जो है वो आड़े हाथों लेता रहा एस्टैब्लिशमेंट को, और यही काम जो है वो बिलावल साहब कुछ बोलते हैं, जरदारी साहब कुछ बोलते हैं, इमरान साहब को एक दिन कुछ बात करते हैं, सेकंड दिन जो है वो बिल्कुल तब्दील कर देते हैं। पहले उन्होंने यही कहा कि जी एक मेरी वीडियो आने वाली है जो मुझे डीफेम करना चाहती है, वो वीडियो तो आई नहीं, अब उन्होंने फिर एक और वीडियो का जो है वो बात कर दी। इसी तरीके से माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जी मैंने लिख के दे दिया अपने बच्चों को कि अगर कोई मुझे कुछ हुआ तो फलाना फलाना शख्सियत जो है वो जिम्मेदार होगी। भाई एक आप लोगों ने क्या कर लिया है, आप खुदा के लिए जो, और ये इस तरह से दबाव नहीं आता। ये यकीन माने कि जो नजम सेठी साहब की जो बात है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कोई इंतशार है या कोई आपस में डिवीजन है, सर मेरी भी इतलात यही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैं अरसलान भाई आपको बताऊं 100% मैं आपको बता रहा हूं ऑन अथॉरिटी कि देयर इज नो डिवीजन, बल्कि जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है हुकूमत जाने के बाद और जिस तरीके से हुकूमत को जो ऑपोजिशन ने आड़े हाथों पीटीआई ने लेना शुरू कर दिया और नाम ले लेके, उसके बाद तो जब भी, और ये एक सीधी सी मंतक की बात है, जब भी आपको बैरूनी तौर के ऊपर जो है कोई हमला आवर होता है तो आपका हाउस इन ऑर्डर हो जाया करता है। और यही अफवाज पाकिस्तान के अंदर ओपिनियन होती है, हर आदमी की ओपिनियन होती है, लेकिन चीफ का जो हुक्म होता है उसके वो डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। इस बात पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है गुलशन, पॉइंट आ गया, जरा क्विकली ताहिर मलिक साहब के भी फौज को चाहते हैं कि किसी सूरत उसको मैदान में ले आए ताकि अपनी नाकामियों का और अपनी कोताहियों का मलबा जो है वो किसी और के कंधे पे डाले। ताहिर मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं खान साहब का जो लीथल बयानिया है, ये कहां पर इख्तिताम पजीर होगा? ये सड़कों पर लड़ाई गुत्थम गुत्था होने, कोई इंटरवेंशन, कहां जाकर ये बात थमेगी? क्योंकि इट्स क्वाइट लीथल। सियासी तनाव में कमी आनी चाहिए टेम्परेचर में, और ये इमरान खान साहब की गलती थी कि उन्होंने तनाव को कम करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। और वो अब भी माजी में भी अब भी वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुख्तदर हलकों के जरिए दूसरी पार्टियों से बात करना चाहते हैं। तो सियासतदानों को बराह रास्त एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जब आप तीसरे फरीक के जरिए बात करेंगे तो एक तो हमारे उम्मीदवारों के लिए भी ठीक नहीं, वो अपने प्रोफेशनल काम में इतने चैलेंजेस हैं वो हैं। तो ये हम सबको, और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जब वो वजीर आजम थे तो आपको याद होगा कि कश्मीर के बारे में जो ब्रीफिंग थी आर्टिकल 370A के बाद हमारे आर्मी चीफ ने दी, और इसी तरह जो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे ब्रीफिंग थी, तो इन कैमरा ब्रीफिंग में भी उस वक्त जब ये वजीर आजम थे नहीं आए। देखिए, मेरा और आपका सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जाती इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए कि मैं आपके साथ बैठता नहीं। और फिर जब कौमी मुफादात की बात हो तो पूरी दुनिया में ये पैगाम जाना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट और हमारे अस्करी इदारे और हमारे मीडिया सब एक हैं। तो जब सियासी तनाव बढ़े और माशरे में कारकुन आपस में एक दूसरे की जान लेने लग पड़े, मस्जिद नबी में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। और अगर आप देख लें कि जो
तमाम जमातें, हुकूमती जमातें, अपोजिशन की जमात, इमरान खान साहब, इनके जो लोग टॉक शोज में, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात इंसानियत की या अखलाकियात की भी हदें क्रॉस कर देते। इस पे इन तमाम सियासी पार्टियों को ये तनाव मुल्क के मफाद में नहीं, ये तनाव यकीनन मुल्क के मफाद में नहीं है, ये अदम बर्दाश्त मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया आपका। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।